हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का 10th चैप्टर 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। अब देखिए 18th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुए मतलब जो पॉलिटिकल चेंजेस आए। देखिए मैप 1 और मैप 2 में इसमें बताया गया है कि इसमें 18th सेंचुरी के टाइम पे कुछ इम्पोर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंट घटनाएं घटी हैं जो कि फर्स्ट हाफ सेंचुरी ऑफ 18th सेंचुरी में। देखिए इसमें नोटिस करेंगे कि मुगल एम्पायर की जो बाउंड्री हुई है वो रीशेप हुई है। बाउंड्रीज ऑफ मुगल एम्पायर व रीशेप। इसका मतलब होता है कि इस टाइम पे ब्रिटिश साम्राज्य आए और इसमें जो मुगल्स के अंडर में जो सूबेदार थे उन्होंने क्या करा, वो मुगल्स जब कमज़ोर पड़े तो वो अलग हो गए, तो उन्होंने अपनी टेरिटरी ही बना ली। तो इससे क्या, वो मुगल्स की बाउंड्री वहाँ से रीशेप्ड हुई है। देखिए इसमें हम देखेंगे 1765 में नोटिस करेंगे कि अनादर पावर आई, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और उसने सक्सेसफुली ग्रैब कर दिया था मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी। मतलब उसने इंडिया का 1765 तक काफ़ी सारा इंडिया इंडिया का लैंड कब्जा कर लिया था। इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज क्वाइट ड्रामेटिकली। मतलब 18th सेंचुरी में जिस तरीके से सीरियल्स में ड्रामे की तरह चेंजेस आते हैं, उसी तरीके से 18th सेंचुरी में भी चेंजेस आए थे। जहाँ पर राजशाही चलती थी, धीरे धीरे वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन चलने लगा। और इस चैप्टर में अ, हम मोटा मोटा पढ़ेंगे कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 से लेकर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 तक चला था। मतलब जो मेन मेन जो घटनाएं घटी हैं वो इस दौरान जो जो भी घटी हैं उस उनके बारे में पढ़ेंगे। द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल। अब देखिए मुगल्स का पतन कैसे हुआ। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है कि मुगल्स ने किस तरह से हाइट ऑफ सक्सेस, मतलब उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को पाया। और फिर 17th सेंचुरी में मतलब 17वीं सदी में उनका धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो गया। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देयर वर कॉजेज ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्टर। मतलब कई सारे रीजंस थे जिससे मुगल्स का पतन हुआ। जिसमें से एक एग्जांपल दिया हुआ है औरंगज़ेब का। औरंगज़ेब ने डेक्कन में जो लड़ाई लड़ी थी उसमें मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो भी राजस्व विभाग के जो भी पैसा था, मतलब ज़्यादातर पैसा उसने युद्ध में ही लगा दिया था। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। अंडर ए सक्सेसर, मतलब उसके जो सक्सेसर आए, मतलब औरंगज़ेब के बाद जो अ, राजा बने, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम थी, राजस्व विभाग की प्रॉब्लम थी। इट बिकम इंक्रीजली डिफिकल्ट लेटर कीप अ चेक ऑन पावरफुल मानसबदार। अब क्या हुआ, जो पावरफुल मानसबदार लोग थे उनको अपने कंट्रोल में करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। मतलब उन्हें अब अपने कंट्रोल में करना, अपनी बात मनवाना का थोड़ा मुश्किल हो गया था मुगल्स के लिए। अब देखिए बाद में मुगल्स ने क्या करा, जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, उनको एज अ एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में यूज़ किया करते थे। जो ऑफिस ऑफ रेवेन्यू देखा करते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जैसे दीवानी और फौजदारी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब उसके अलावा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्रिकल, मतलब यही रीज़न थे जिनमें से थोड़ा सा ये पाव पावरफुल पावरफुल थी। अब देखिए एज द गवर्नर कंसोलिडेट कंट्रोल ओवर, मतलब जैसे जैसे जो गवर्नर मतलब जो मानसबदार पावर में आते गए, मतलब धीरे धीरे जैसे 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 पावर में आते गए, और वैसे ही कैपिटल का जो रेवेन्यू है वो धीरे धीरे कम होता गया। मतलब वो लोग कटौती करके अपने पास रखते गए। देखिए पीजेंट्स और ज़मींदार, जो भी वहाँ के गांव के लोग थे, उन्हें रेबेलियन कर दिया इज मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थन और वेस्टर्न इंडिया में टू ऐड दिस प्रॉब्लम। मतलब इससे क्या हुआ, प्रॉब्लम और बढ़ गई। मतलब ऑलरेडी मुगल्स प्रॉब्लम में चल रहे थे, उनका पतन हो रहा था, उनके राजस्व विभाग में पैसा नहीं था, और उनके जो सूबेदार थे उन्होंने, मतलब वो लोग भी
पैसा काट लिया करते थे। ऊपर से क्या हुआ कि नॉर्थ और वेस्ट के जो इंडियन थे उन्होंने रेबेलियन कर दिया, मतलब विद्रोह कर दिया, मतलब और गरीबी में आटा गीला वाला काम हो गया। और दीज रिवोल्ट समटाइम्स कॉज प्रेशर और माउंटेन टैक्स, मतलब ये इसलिए था क्योंकि जो सूबेदार लोग थे उन्होंने जो जिन ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था उन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया था। और पावरफुल जो मानसबदार थे वो अपनी अपनी चलाते थे ये। मुगल अथॉरिटी हैज़ बीन चेंज रिबेलियन पास्ट एज वेल, सीज इकोनॉमी। अब देखिए इससे क्या हुआ कि मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स तो बढ़ी हैं साथ में, लेकिन आ- औरंगज़ेब के बाद जितने भी राजा बने उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था अब इतनी बड़ी सिचुएशन को संभालना, क्योंकि राजस्व विभाग के पास पैसा भी नहीं था। और जो सूबेदार लोग थे वो लोग क्या करते थे अपना जिन जो ज़मीन मुगल्स के कंट्रोल में थी वो फिर बाद में सूबेदार के कंट्रोल में आ गई। और वो लोग फिर सूबेदार राजा को पैसा देने के बजाय वो खुद रख लिया करते थे। इससे आने वाली जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। देखिए इतनी प्रॉब्लम के बाद भी मतलब और प्रॉब्लम आ गई। देखिए 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक कर दिया और दिल्ली को लूटा। दिल्ली का कई सारा पैसा लूट कर वो अपने पास ले गया। और उसके बाद नादिर शाह के बाद एक अफ़गान रूलर आया अहमद शाह अब्दाली, और उसने 1748 से लेकर 1761 तक इंडिया में 5 बार अटैक करा। अब नादिर शाह क्या क्या सामान लूट कर ले गया था, इसमें उसका कुछ बताया गया है। देखिए लगभग 60 लाख रुपए नादिर शाह उस टाइम पर मतलब उस टाइम पर 60 लाख रुपए ले गया था। और कुछ हज़ार सम थाउजेंड्स गोल्ड गोल्ड कॉइन और कुछ हज़ार सोने के सिक्के ले गए थे। और लगभग लगभग 1 करोड़ रुपए की गोल्डन वेयर लेकर गया था। और 50 करोड़, फिर 50 करोड़ के जेवर, मतलब उस टाइम पे अरबों रुपए के होंगे ये, 50 करोड़ के जेवर लेके गया था। और कई सारी जो जेवर चीज़ें जो जिनमें की बहुत अनमोल हैं, और जिनमें से एक है पीकॉक थ्रोन, मतलब जो राजा महाराजा जो गद्दी पर बैठते थे पीकॉक थ्रोन, मतलब वो भी लेकर गया। मतलब बहुत सारी बेशकीमती चीज़ें। देखिए ऑलरेडी इतना टफ फेस चल रहा था, और उसके ऊपर से और ये एक प्रॉब्लम आ गई मुगल्स पर। देखिए अब ये ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड से मतलब दो मतलब मेजर ग्रुप्स बन गए। एक ईरानी और तुरानी। तुरानी मतलब होता है टर्किश। और ये फिर धीरे धीरे मुगल्स बाद में फॉर अ लॉन्ग टाइम लेटर मुगल्स एम्परर पपेट इन द टू हैंड, मतलब दो ग्रुप्स के पपेट बन गए। उसके बाद की जो जनरेशन है, मतलब इसके बाद जो मुगल्स गए उनका और ख़राब टाइम आ गया मुगल्स का। इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए न्यू स्टेट्स कैसे बने। देखिए जैसे जैसे मुगल्स डिक्लाइन हुए, जो सूबेदार थे और जो ज़मींदार थे वो लोग धीरे धीरे पावर में आने लगे। और 18th सेंचुरी में ये ग्रेजुअली इंडिपेंडेंट हो गए। और जो मेन है, जो मेन तीन है, बाद में डिवाइड होने के बाद ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गए। पहला जो था वो अवध, बंगाल और हैदराबाद था। ये ऑलरेडी का क्वाइट इंडिपेंडेंट, मतलब ऑलरेडी इंडिपेंडेंट थे। बट इन्होंने कंप्लीटली ब्रेक नहीं किया था, मतलब किसी प्रकार से, मतलब हल्के फुल्के रिलेशंस थे, मतलब कंप्लीटली अपने जो संबंध थे वो ख़त्म नहीं करे थे। और सेकंड नंबर के थे जिन्हें वतन जागीरदार कहते थे, वतन जागीर। और वो राजपूत थे। ये लोग भी फिर मुग़ल के डिक्लाइन होने होने के बाद इंडिपेंडेंट हो गए। और तीसरी कैटेगरी है वो है लास्ट कैटेगरी, जो कि मराठा की, सिक्की और जाट की है। ये लोग भी लंबे समय के बाद मुगल्स के डिक्लाइन से इन लोग को आज़ादी मिल गई। ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस। अब देखिए जो मुगल्स के डिक्लाइन से जो जगह, जो प्रोविंसेस आज़ाद हुए थे, मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे, वो जैसे कि अ, अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है। इन तीनों का मतलब ऑल थ्री आर फाउंड बाय हाईली मुगल नोबिलिटी, मतलब इन तीनों का
जो सरदार था, मतलब जो गवर्नर था, वो मुग़ल डायनेस्टी में इनका काफ़ी अच्छा ओहदा था। और अवध जिसके कंट्रोल में था वो था सादत खान, और बंगाल जिसके कंट्रोल में था वो था मुर्शीद कुली खान, और जिसके कंट्रोल में हैदराबाद था वो था असफ जहाँ। मतलब अ, इन तीनों व्यक्ति के अंडर में ये 3 प्रोविंसेस थे, और ये तीनों मानसबदारी पोजीशन को मतलब मानसबदारी पोजीशन पर थे। जो असफ जाह और मुर्शीद कुली खान थी, इनकी मतलब ज़ात थी, रैंक थी 7,000, और सादत खान की थी 6,000। मतलब इनकी ये बेसिकली समझ सकते हैं सैलरी से, मतलब इनकी सैलरी थी, जैसे अभी ग्रेड पे चलता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो उस टाइम पे इनकी ये सैलरी थी। हैदराबाद, देखिए निज़ामुल मुल्क असफ जाह, ये जो व्यक्ति, ये फाउंडर है हैदराबाद का, ही इज़ द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर है मुगल कोर्ट का, मुगल दरबार का, ये एक पावरफुल मेंबर है। ये फर्स्ट गवर्नर था अवध का, पहले ही अवध का गवर्नर था। मुगल कोर्ट ने इसको बाद में डेक्कन का चार्ज दे दिया, मतलब इसको साउथ का चार्ज दे दिया। ये एक इसको मतलब नॉलेज था एज अ सूबेदार के तौर पर, इसको पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का। देखिए डेक्कन का जो चार्ज था, ये एक इंडिपेंडेंट था, मतलब ये मुगल्स के अंडर में तो था, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट रूल करता था वहाँ पर, मतलब अपने हिसाब से गवर्नमेंट चलाता था। देखिए असफ के पास एक स्किलफुल सोल्जर थे, वो अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था। इसके अंडर में जैसे कि पहले अवध था इसके अंडर में, बाद में इसको साउथ मिला। ये अपॉइंट हुआ था एज अ मानसबदार, जागीरदार। और इसके पास मतलब अभी भी ये एक स्टिल ही वाज अ स्टिल सर्वेंट ऑफ मुगल एम्परर, क्वाइट इंडिपेंडेंट, मतलब अभी भी एक मुगल का सर्वेंट था, मतलब ये मुगल के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन करता था, बट ये इंडिपेंडेंट, मतलब अपने अपने तौर तरीके से करता था, मतलब पर्टिकुलर कोई मुगल इंटरफेयर नहीं करता था कि नहीं ये यहाँ हैदराबाद में मेरे हिसाब से काम करो। ये बस रोज़मर्रा की इंफॉर्मेशन अपडेट दिया करता था मुगल्स को। अब देखिए हैदराबाद जो है कंटिन्यू थोड़ा डिस्टर्ब रहता था मराठाओं के कारण, और जो तेलुगु वॉरियर हैं उनके कारण। निज़ाम का एम्बिशन था कि जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब जो कोरोमंडल कोस्ट है जहाँ पे अ, मतलब समुद्री तट है, उसको कंट्रोल करना एम था। बट बाद में ब्रिटिश के पावर ब्रिटिश पावर में आ गए। अवध, देखिए बुरहान उल मुल्क सादत खान, इसको अपॉइंट किया गया अवध का एज अ सूबेदार 1722 में। ये ये भी मतलब सादत खान भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर था मुगल एम्पायर का, और इसको अवध का कंट्रोल करने के लिए मिला। अवध जो है बहुत ही प्रोस्पेरस रीजन है, मतलब काफ़ी समृद्ध रीजन है, क्योंकि वहाँ पे गंगा गंगा प्लेन है, गंगा नदी का पानी वहाँ से गुजरता है, तो वहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। और इसकी जो जगह है वो नॉर्दर्न इंडिया और बंगाल के बीच में आता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति ट्रेड वगैरह करता है तो उसको टैक्स से होकर टैक्स वगैरह देना पड़ता है, इसीलिए वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी प्रॉस्पेरस है। देखिए बुरहानुल मुल्क एक ऑफिसर था, मतलब साबदारी और दीवानी का, और इसके अंडर में पॉलिटिकल फाइनेंशियल मिलिट्री मतलब हर पावर थी अवध में। देखिए बुरहान जो सादत खान है, वो चाहता था कि मुगल की जो पावर है, मतलब ये भी अवध को अपने कंट्रोल में करना करना चाहता था। तो उसने क्या करा, जो मुगल्स ने जो ऑफिसर लगाए लगाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जैसे जागीरदार या कोई भी सर्वेंट हो, तो उसकी इसने कटौती मतलब छटनी करनी शुरू कर दी, और उन पर जो भी रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, और उन पर ये जांच करने चेक करने लगा स्ट्रिक्टली किसी भी प्रकार का। और बाद में इसने राजपूत की ज़मीनों को और अफ़गान ऑफ रोहिलखंड, मतलब मतलब इन लोगों की ज़मीनों को भी इसने अपने अंडर में ले लिया, मतलब अपने राज्य में मिला लिया था। देखिए उसका टैक्स सिस्टम ऐसा था सादत खान का, कि उसने ना जो ज़मीनें हैं उसको बिड लगानी चालू कर दी, मतलब अब ज़मींदार लोग बिड लगाया करते थे रेवेन्यू फॉर्म के लिए, और वहाँ का जो लोकल बैंकर हैं
वो बाद में बिड लगाकर वो ज़मीन पर अ, उस ज़मीन को लिया करते थे। और ये जो सिस्टम था, ये सादत खान ने ये मतलब ये पहली बार ये ऐसा सिस्टम आया था, जिसको सादत खान ने मतलब इन्वेंट करा था। मुग़ल ने बंगाल का कंट्रोल मुर्शिद कुली खान के अंडर में दिया था एज़ अ नायब। लेकिन बाद में ये भी धीरे-धीरे मुग़ल्स के कंट्रोल से जाने लगा, मतलब मुर्शिद कुली खान ने उसको 100% अपने कंट्रोल में ले लिया था। मुर्शिद कुली खान एक मतलब फॉर्मर सूबेदार था, जिसने बहुत ही कम टाइम में उसकी पूरी पावर, बंगाल की पूरी पावर अपने अंडर में ले ली थी। हैदराबाद और अवध की तरह भी इसने मतलब इसमें इसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू का और हर प्रकार से उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। जैसे कि हैदराबाद और अवध के नवाब ने करा था। देखिए, रेवेन्यू जो था मुर्शिद कुली खान का, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था। मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लिया जाता था एज अ ज़मींदारों से। इससे क्या होता था, वहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें मनी लेंडर से पैसे लेकर, उधार लेकर टैक्स जमा करना पड़ता था। इतना स्ट्रिक्ट करके रखा था। देखिए, जब फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट 18th सेंचुरी अमंग जमींदार। देखिए, इससे क्या हुआ, अवध, हैदराबाद और बंगाल के मतलब उनके आपस में ट्यूनिंग काफ़ी थी। लेकिन जो कंट्रोल था वो मुग़ल के अंडर में नहीं था, मतलब कंट्रोल इन्हीं इन्हीं के अंडर में था। मुर्शिद कुली खान का बंगाल के अंडर, बंगाल 100% इसी के अंडर में था। देखिए, इससे क्या हुआ कि जब बंगाल में जब टैक्स बहुत स्ट्रिक्टली लिए जाने लगे, बहुत हाई थे, इससे जो सेठ और साहूकार थे वो काफ़ी प्रॉस्पेरस हो गए, क्योंकि जो आम लोग हैं वो इनसे उधार मांगने, अपनी ज़मीनों को गिरवी रखकर पैसे ले जाते थे। कुछ भी करके टैक्स जमा करना है। इससे जो सेठ साहूकार है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। देखिए, जो बर्ड आई व्यू में मतलब एक सरसरी नज़र मारें तो इसके मेनली 3 फीचर्स हैं, मतलब 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखिए, पहला तो ये है कि मतलब बंगाल जो था वो एक लार्जेस्ट स्टेट के रूप में एज एस्टेब्लिश हुआ था। और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वो पूरा इसके मुर्शिद कुली खान के अंडर में था। और जो इसका टैक्स रेवेन्यू सिस्टम है वो नॉर्मल मुगल्स से, मतलब जो सिस्टम है मुगल्स का रेवेन्यू का, वो थोड़ा सा अलग है। और इसने एक सिस्टम जो था, एक इजाददारी, जो कि नॉर्मल मुगल्स, मतलब मुगल्स को जो थोड़ा अलग इन्वेंट करा था, जो बाद में मुगल्स को काफ़ी पसंद नहीं आया था, मतलब ये इसको मुगल्स पसंद नहीं करते थे। देखिए, तीसरा जो है मेन कॉमन जो फैक्टर है वो ये है कि मुर्शिद कुली खान ने जो टैक्सेस बढ़ाए थे, उससे क्या हुआ कि आम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और इससे बाकी जो आम लोग हैं वो अपनी ज़मीनें गिरवी रखकर, ज़मीनें बेचकर टैक्स जमा करते थे। इससे जो मनी लेंडर हैं और जो सेठ और साहूकार हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला।